Hello, dear students. I hope you all are well at your home. Once again, I have brought a new video based on models. This is part 3, and I hope you have understood your previous parts. And it's my request to all of you once again, if you have not subscribed my channel, please subscribe it. Once again, I welcome you all in my channel, English Guru Satyendra. So enjoy your studies and enjoy this video. Hello viewers, you all are most welcome in this video lecture. This is model part 3, and you have already studied in last 2 parts about models. You have seen list of models, their uses, and now we are going to see some other models. We are going to see difference between must and have to. स्टूडेंट्स, आपने पहले ही देख लिया है मस्ट और हैव टू के क्या यूजेस हैं. हम यहाँ पर इनके डिफरेंसेस को देखेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हेन वी कैन यूज़ मस्ट एंड व्हेन वी कैन यूज़ हैव टू. स्टूडेंट्स, वी यूज़ मस्ट to make a logical deduction based on evidence. It indicates that the speaker is certain about something. Means must का जो यूज होता है वो लॉजिकल डिडक्शन बेस्ड पर होता है, एविडेंस पर होता है, एंड इट इंडिकेट्स दैट द स्पीकर इज समथिंग. स्पीकर इज सर्टेन अबाउट समथिंग. You can see the example. It has rained all day. It must be very wet outside. यहाँ पर स्पीकर सर्टेन इस बात को लेकर है कि बाहर का जो ग्राउंड है वो गीला होगा. एविडेंस इज रेन. मतलब रेन इज एन एविडेंस विच मेक इट क्लियर that outside field will be wet. So with this example, it is clear that we use must to make a logical deduction based on evidence, and it indicates that the speaker is certain about something. We can take a look on second example also. The second example is the weather is fantastic in California. It must have a lot of fun to live there. कैलिफोर्निया का वेदर बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही फैंटास्टिक है. और फैंटास्टिक है तो उस पे हम क्या व्यक्त कर सकते हैं? ये व्यक्त कर सकते हैं कि इट मस्ट हैव अ लॉट ऑफ फन. क्योंकि वेदर कंडीशन बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत है, तो वहाँ पर रहना बहुत ही मज़ेदार होगा. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. वन मोर पॉइंट इज देयर इन द यूज ऑफ मस्ट. मस्ट इज ऑल्सो यूज्ड टू एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन को एक्सप्रेस करने के लिए मस्ट का यूज करते हैं. एंड एग्जाम्पल, students must arrive in class on time. आप सब जानते हैं, एज ए स्टूडेंट इट इज़ ऑलवेज एडवाइज टू यू टू कम टू योर क्लास टाइमली, बिकॉज फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्स दिस. इट इज़ अ मैटर ऑफ डिसिप्लिन. So students must arrive in class on time, and this sentence is expressing strong obligation. One more example is there. You must stop when the traffic lights are red.
एज अ रोड यूज़र हमारी ये ड्यूटी बनती है कि जब भी ट्रैफिक लाइट ट्रैफिक सिग्नल रेड हो जाए तो वी मस्ट स्टॉप. तो दिस इज शोइंग स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन. वन मोर एग्जाम्पल इज देयर. आई मस्ट गो टू बेड. स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन इज शोइंग with this example. I must go to bed. मुझे सो जाना चाहिए. सो जाना चाहिए means what कि आप जब ये एक्शन लेंगे तभी नेक्स्ट डे आप टाइमली उठ पाएंगे. ये तो अभी तक आपने यूज़ देखा है मस्ट का. हम डिफरेंस स्टडी कर रहे हैं. वी आर स्टडिंग डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू. नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ हैव टू एंड दिस विल मेक क्लियर what is the difference between must and have to. So we have seen the use of must. Now have to is used to express strong obligation. आपने must में भी देखा था strong obligation को express करता है, लेकिन यहाँ have to में भी एक strong obligation आ रहा है. But when we use have to, there is usually a sense of एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन. जब हम हैव टू का यूज़ करेंगे तो एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन का सेंस निश्चित तौर पर हमें देखने को मिलेगा जो कि मस्ट के यूज़ में नहीं देखने को मिलता है. तो दिस इज़ द डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस बिटवीन मस्ट एंड हैव टू. सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस मेक द ऑब्लिगेशन नेसेसरी. मतलब कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस, कुछ बाहरी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हैव टू का यूज़ करना ज़रूरी होता है, जिनकी वजह से ऑब्लिगेशन नेसेसरी हो जाता है. तो लेट अस सी द एग्जाम्पल. आई हैव टू सेंड एन अर्जेंट ईमेल. अर्जेंट ईमेल भेजने की ज़रूरत क्या है, इस सेंटेंस के माध्यम से थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे. अर्जेंट ईमेल इज़ रिक्वायर्ड टू सेंड बिकॉज देयर वुड बी सम एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस. कुछ न कुछ बाहरी परिस्थितियां ऐसी ज़रूर हुई होंगी जिनकी वजह से अर्जेंट मेल भेजने की ज़रूरत पड़ती है. आप भी कुछ न कुछ कभी न कभी अर्जेंट करते हैं. आपसे कोई गलती हो गई, कोई सामान भूल गया है, आप कोई कॉपी लाना भूल गया तो अर्जेंट कॉल करते हैं, या तमाम बातें होती जिसमें बाहरी परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं. तो आई हैव टू सेंड एन अर्जेंट ईमेल. हियर यू आर लुकिंग यूज ऑफ हैव टू and this have to is showing a strong obligation and this strong obligation is being caused by external circumstance. One more example is there. I have to take this book back to the library. यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन है और एक्सटर्नल सर्कमस्टांस है. हो सकता है फाइन लग जाएगी, हो सकता है कि आप दोबारा अगर टाइमली बुक सबमिट नहीं करते हैं तो दोबारा बुक इशू ना करा पाएँ, कुछ भी हो सकता है इस तरीके की चीज़. तो देयर इज़ अ सेंस ऑफ एक्सटर्नल circumstance which is making the obligation necessary. Now we are going to see the modals will and shall. Shall and will have the same meaning and are used to refer to the simple future. Here is the matter to note that shall is not used often in modern English, especially in American English. Shall और will दोनों का मतलब एक ही होता है. सिंपल फ्यूचर को रेफ़र करने के लिए इन दोनों को यूज़ करते हैं. लेकिन जो मैटर यहाँ नोट करने वाली बात है, जो पॉइंट नोट करने की बात है, शैल का यूज़ मॉडर्न इंग्लिश में नहीं होता है, ख़ास करके अमेरिकन इंग्लिश में. ऐसे तो होता है ब्रिटिश इंग्लिश में शैल का यूज़ आप देखने को पाएंगे होता है. अमेरिकन इंग्लिश में शैल का यूज़ ज़्यादातर ऑफिशियल या लीगल डॉक्यूमेंट्स में ही होता है.
It should be noted that shall is often used to make suggestions, offers, or ask for advice. It is used in questions as follows. यहाँ इस रूल के माध्यम से आप ये समझने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि शैल का यूज़ सजेशंस के लिए, ऑफर्स के लिए या फिर एडवाइस के लिए किया जाता है. एग्जाम्पल्स आप देखिए, शैल वी स्टे और गो आउट. एडवाइस ली जा रही है, शैल वी स्टे और गो आउट. शैल वी डांस, shall I get his phone number if I meet him? What shall I do to get rid of my acne? So here you can see the use of shall, and in these 4 sentences you can see suggestions, you can see offers or ask for advice. Advice लेने के लिए, ऑफर के लिए या सजेशन के लिए आप देख सकते हैं इन 4 सेंटेंसेस में शैल का यूज़ किस प्रकार से किया गया है. अब हम देखेंगे कि शैल का स्पेसिफिक यूज़ किस प्रकार से हम मॉडल्स के रूप में करते हैं. एज सेड अबव, शैल इज यूज्ड विथ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर. अभी आपने देखा शैल का यूज़ हम फर्स्ट पर्सन के साथ करते हैं. फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी. फर्स्ट पर्सन आई और वी तो है ही, सिंगुलर और प्लूरल नंबर के साथ हम इस शैल का यूज़ करते हैं. बट देयर इज़ अ वेरी स्पेशल यूज़ ऑफ शैल विथ अदर पर्सन्स. क्योंकि हम मॉडल पढ़ रहे हैं, मॉडल में शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के अलावा सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ भी होता है, लेकिन सेंस वहाँ पर डिफरेंट हो जाता है. स्पेशल सेंस में हम इसको यूज़ करते हैं. व्हाट आर द स्पेशल सेंस in which we use shall with second and third person? The sense are promise, determination, compulsion, command और threat. threat आप समझते हैं, धमकी. command आदेश, compulsion मतलब कि कोई भी चीज़ आपके ऊपर कंपल्सरी कर दी जाए. डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय. प्रॉमिस, अगर ऐसे स्पेशल सेंस को हमें एक्सप्रेस करना है तो हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज़ करते हैं, जबकि नॉर्मली शैल का यूज़ फर्स्ट पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में होता है. एग्जाम्पल देखेंगे आप सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ शैल के यूज़ का. यू शैल नॉट गेट इन, कमांड है ये. यू शैल नॉट गेट इन. सेकंड एग्जाम्पल है, द मेंबरशिप फी शैल बी पेड बाय 30 एवरी मंथ. कंपल्सन है, हर महीने की 30 तारीख को मेंबरशिप फीस पे हो जानी चाहिए. दिस इज कंपल्सन. नेक्स्ट, ही शैल ओबे द मैनेजर्स ऑर्डर्स. डिटर्मिनेशन है. नेक्स्ट, यू शैल पे फॉर इट. धमकी है. यू शैल पे फॉर इट, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी. अक्सर इस तरह की धमकी हम सुनते हैं, देते हैं, या देते सुनते नहीं हैं तो आपने मूवीज़ में, टीवी सीरियल्स में इस प्रकार की धमकी सुनी होगी जब कोई विलन किसी को देता है. यू शैल पे फॉर इट, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी. यू शैल गेट योर मनी बैक सून. प्रॉमिस है, तुम्हें तुम्हारे पैसे जल्द ही मिल जाएंगे. इट्स अ प्रॉमिस. तो यू हैव सीन यूज ऑफ शैल with second and third person. Now we are going to see the use of will. will का यूज़ सिंपल फ्यूचर में हम सामान्यतः सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ देखते हैं, लेकिन आगे के यूज़ को देखने से पहले
एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके सामने स्क्रीन पर है. इन द नेगेटिव द शॉर्ट फॉर्म ऑफ विल नॉट इज वॉन्ट एंड द शॉर्ट फॉर्म ऑफ शैल नॉट इज शैंट. मतलब विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट के द्वारा दिखाते हैं और शैल नॉट को शैंट के शॉर्ट फॉर्म में हम दिखाते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ विल. विल इंडिकेट्स प्योर फ्यूचर विथ सेकेंड एंड थर्ड पर्सन. जैसे मैंने आपको बताया कि विल का यूज सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ सिंपल फ्यूचर में, प्योर फ्यूचर में होता है, लेकिन क्योंकि हम मॉडल पढ़ रहे हैं तो विल का यूज हम फर्स्ट पर्सन के साथ भी देखेंगे. विल इंडिकेट्स customary or characteristic action with second and third person. Will in the second and third person expresses a belief or an assumption on the part of the speaker. एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, अभी जो पॉइंट्स आपने सुने उनके एग्जाम्पल. द हॉलीडेज विल बिगिन सून, ये सिंपल फ्यूचर दिखाया जा रहा है. द हॉलीडेज ये थर्ड पर्सन है. द हॉलीडेज विल बिगिन सून. वेन एवर दे हैव सम प्रॉब्लम दे विल कम टू मी फॉर एडवाइस. ये कस्टमरी है, ये प्रथागत बात है. जैसे एक आदत की बात होती है, तो जब कभी उन्हें कोई प्रॉब्लम होगी वे मेरे पास एडवाइस लेने के लिए आएंगे. दिस इज द हिंदी मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस एंड दिस इज ऑल्सो शोइंग सिंपल फ्यूचर. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे विल बी फैमिलियर विद द प्लेस. इट्स एन अजम्पशन. अजम्पशन ये है, मान्यता ये है कि दे विल बी फैमिलियर विद द प्लेस, वे जगह से परिचित होंगे. एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज अनिल विल बी कम बैक होम नाउ. इट्स अ बिलीफ. विश्वास है कि अनिल विल बी कम बैक होम नाउ. नाउ वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ विल इन फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन जैसे आई और वी होता है, तो आई और वी के साथ वी आर गोइंग टू सी द यूज ऑफ विल. Will in the first person is used to denote the following functions, and these functions are number 1 determination, as you have seen in the case of shall. जैसे आपने shall के केस में देखा, जब shall को हम सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ कर रहे थे तो वहाँ भी डिटर्मिनेशन था, और हम will को यूज़ कर रहे हैं फर्स्ट पर्सन के साथ तो यहाँ पर भी डिटर्मिनेशन है. तो नाउ हियर वी आर लुकिंग द यूज ऑफ will विथ फर्स्ट पर्सन. तो these special functions we will observe. First one is determination, second one is promise, third one is threat and fourth one is willingness. ये चार चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, determination, promise, threat और willingness. Examples on the basis of these functions: I will do or die. This is determination. या तो मैं करूँगा या मरूँगा, तो this is a determination. We will help you if need be. It's a promise. अगर ज़रूरत पड़ी तो हम आपकी मदद करेंगे. It's a promise. तो you can see the function of promise with the use of will in first person. Next example is, I will dismiss you if you fail to do your duty. This is threat. ये धमकी है, अक्सर बॉस अपने सबॉर्डिनेट्स को देते हैं. I will dismiss you if you fail to do your duty. One more example is there. Don't worry, I will lend some money to you. It's a willingness. अभी तक आपने मॉडल्स को देखा, आपने देखा मस्ट और हैव टू में क्या डिफरेंस था. इसके बाद आपने विल और शैल के यूज़ को देखा. नाउ वी आर गोइंग टू सी
semi-modals. What do you mean by semi-modals? Semi means half. Means here you are going to see some modals which are sometimes used as regular verb and sometimes used as modals. मतलब 50-50 का इसमें कैरेक्टरिस्टिक है, इस वजह से इसको हम सेमी मॉडल्स कहते हैं. डेयर, नीड एंड यूज्ड टू are called semi-modals because they are used in two ways, as regular verbs and modal auxiliaries. Dare as a regular verb, it means to have courage to do something. Dare means challenge. Dare means face boldly. Examples: she did not dare to oppose her mother. It is showing courage. She did not dare to oppose her mother. Next example is, he dared me to repeat my charge against him. He dared means he challenged. He dared me to repeat my charge against him. जो आरोप मैंने उसके ऊपर लगाए, उसने मुझे चैलेंज किया कि मैं फिर बोलूं, फिर वो आरोप लगाऊं. It is the Hindi meaning of the sentence. Now next example is, she will dare any danger. Means she will face boldly any danger. So you can see here the use of dare as face boldly, and in second sentence you can see dare has been used as challenge, and in first sentence you can see the modal dare has been used to show courage to do something. As a modal auxiliary, dare means be bold enough to. It is used only in negative and interrogative sentences. It is point to be noted. As a modal auxiliary, dare means be bold enough to, and it is used only in negative and interrogative sentences. Examples are: first example, dare he oppose them? He dare not meet me face to face. Now we are going to see the use of need. Need means to show necessity. It is used as a regular verb and as a modal auxiliary. As I have already told you कि जो सेमी मॉडल्स होते हैं उनका डुअल नेचर होता है. एज ए रेगुलर वर्ब दे आर यूज्ड एंड दे आर यूज्ड एज मॉडल ऑक्सिलरी ऑल्सो. नीड इज वन ऑफ द सेमी मॉडल्स. फर्स्ट वन यू हैव सीन डेयर, सेकेंड वन इज नीड. एज ए रेगुलर वर्ब इट मीन्स रिक्वायर. As a regular verb, need means require, and it forms all the tenses in the regular way. मतलब need को हम हर tense में regular way में use कर सकते हैं, and it will be clear with these examples. He needs help. As a regular verb, need, in present tense we are using he needs help in this sentence. आपको अगर याद होगा मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मॉडल्स होते हैं वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में होते हैं, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक में था. लेकिन हियर इन द यूज ऑफ नीड यू कैन सी एस हैज़ बिन एडेड विद दिस मॉडल, because here it is not used as modal auxiliary but it is used as regular verb. Second example you can see he needed help. This is in past tense, need से needed कर दिया गया है. Third sentence, he will need help. This is in future tense, it has been used in future tense. And number 4, he does not need your help.
This is once again negative sentence of present tense. तो अभी तक हमने नीड का यूज एज ए रेगुलर वर्ब ऊपर के 4 एग्जाम्पल्स में देखा है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू सी न्यू नीड एज अ मॉडल ऑक्सिलरी. एज अ मॉडल ऑक्सिलरी इट एक्सप्रेसेस नेसेसिटी और obligation and it is used in the present tense only for all persons. It is followed by bare infinitive means हम infinitive में to नहीं लगाएंगे. It is used only in interrogative and negative sentences. Examples: I need not pay the fine. Next example: the children need not go to school on Sunday. Third example: you needn't do it today. Needn't is short form of need not. And fourth example: need I go to the court today? Fifth example: need they go on strike? So this was all about the use of need. Here we are going to see another semi modal used to. Used to is used to express the following functions. Number 1, discontinued habit. यूज्ड टू से हम डिसकंटिन्यूड हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं, मतलब ऐसे हैबिट को एक्सप्रेस करते हैं जो कभी थी लेकिन अब नहीं है. What was repeatedly seen or done in the past. पास्ट में जो काम किए गए या बार बार देखे गए उसको भी एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड टू को हम यूज करते हैं. अकस्टम्ड टू को भी एक्सप्रेस करने के लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल्स विल मेक क्लियर दीज फंक्शंस. फर्स्ट एग्जाम्पल: he used to live in his village some years ago. This is showing discontinued habit. He used to live in this village some years ago. कुछ साल पहले वो इस गांव में रहा करता था. It was his habit, but now this habit has been discontinued. Second example is: life is not so hard as it used to be. Repeatedly seen. बार बार ऐसा देखा जाता है कि लाइफ इज नॉट सो हार्ड एज इट यूज्ड टू बी. जीवन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना कि ये हुआ करता है. अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग अपना ऑब्जर्वेशन होता है. ही इज नॉट यूज्ड टू हार्ड मैनुअल लेबर. दिस इज अकस्टम्ड टू. आदत नहीं है, अभ्यस्त नहीं है. ही इज नॉट यूज्ड टू हार्ड मैनुअल लेबर. हार्ड मैनुअल लेबर के लिए वो यूज्ड टू नहीं है, उससे परिचित नहीं है, अभ्यस्त नहीं है. मोस्ट ऑफ अस यूजुअली लिव इन अर्बन एरियाज एंड वी डू मेंटल वर्क, वी डू नॉट डू मैनुअल लेबर. तो वी आर नॉट अकस्टम्ड टू. तो इन आर case it can be told he is not used to hard manual labor. Now my dear students, it's a time of exercise. You have seen so far rules based on modals. आपने पहले 2 वीडियो लेक्चर में मॉडल्स के लिस्ट को देखा है, उनके यूजेस को देखा है. अब हमें एक्सरसाइजेस करनी है. इस वीडियो में मैं आपके सामने क्वेश्चंस दिखाऊंगा और
आंसर मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पर आपको एक्सरसाइजेज देखनी है, उसको समझना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस। पहले 3 एक्सरसाइजेज एमसीक्यू बेस्ड है, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, अपना आंसर मार्क करना है, एंड आफ्टर दैट यू विल हैव 6 more exercises that are not MCQ based। वहाँ पर भी आपको अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पर अपने आंसर्स लिखने होंगे। आंसर्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में दूंगा। Here your questions are being displayed one by one। Choose the right modal verb। Question number 1, there are plenty of tomatoes in the fridge। You dash buy any। Options are A, B, C, D। Option A is mustn't, means must not। Option B, needn't, means need not। Option C, may not। Option D, should not। You have to mark your answer by yourself। Second question is, it's a hospital। You dash smoke। Options A, must not। B, need not। C, may not। D, don't have to। Now question number 3। Question number 3 is, he had been working for more than 11 hours। He dash be tired after such hard work। Options are displayed before you। Next part of this question is, he dash preferred to get some rest, and more options are there, 4 more options are there, you have to choose the correct one। Now question number 4, question is, I dash speak Arabic fluently when I was a child। Options A, could। B, might। C, can। D, must। Now next part of this question is, and will live in Morocco, but after we moved back to Canada I had very little exposure to the language and forgot almost everything I knew as a child। Now I dash just say a few things in the language। Options A, may। B, can। C, must। D, need। My dear students, here is a problem in option number can and must, both are having number C, but can is B and must is C। Now question number 5, the teacher said we dash read this book for our own pleasure as it is optional, and options are before you। Next part of this question is, but we dash read it if we don't want to, and once again options are before you। Now question number 6, and question is, dash you stand on your head for more। Options are here। Next part of this sentence is, then a minute। No, I dash, and options are before you। Now question number 7, if you want to learn to speak English fluently you dash to work hard, and options are before you। Now question number 8, take an umbrella, it dash rain letter। Options A, need। B, should। C, mustn't। D, might।
Now question number 9. You dash have a small objects lying around. There is a spelling mistake. Option A shouldn't, option B need, C needn't, and D may not. Such objects dash be swallowed by children. And options are before you. And now question number 10 is before you. Question is people dash walk on grass. And options are A couldn't, B needn't, C mustn't, and D may not. Question number 11. Drivers dash stop when the traffic lights are red. And options are before you. Now question number 12. Question is I ask a question. Yes, of course. And options are before you. Now question number 13. You dash take your umbrella. It is not raining. And options are before you. Now question number 14. Dash you speak Italian. And options are A can, B need, C should, and D may. No, I dash, and options are once again before you. 4 options are here. And with this first exercise based on MCQ is complete. Now my dear students, you have to use your own understanding. On the basis of your own understanding, you have to answer the questions. And as I have already told you, in next part of my video I'll give you the correct answers. And now grammar exercise based on present and past of models, and questions are before you. One by one questions are being displayed before you. Question number 1. He dash French. His French is terrible. Options can't have been, B can't be, C mustn't have been, and D mustn't be. I'm sorry, here option D has been written B, but you please correct it, write as D. Question number 2. The kids are calm today. They dash tired. And options are A must have been, B must be, C had to be, and D should have been. Now question number 3, and question is although Leela was very hungry, she didn't eat very much. She dash the food. Options are before you. Now question number 4. The phone is ringing. It dash Mary. She promised she would call. And options are before you. Now question number 5. John had a terrible accident. He dash when the traffic lights were red. Options are before you. Now question number 6. I don't know why she got so many bad grades. C dash lazy studying. Options are before you. Now question number 7. I don't know you needed help. You dash me. Options are before you. Now question number 8. I am so tired. I need some rest. I think I dash a week off.
And options are once again before you. Now, question number 9. He dash so fast when he was young. Options are before you. And question number 10. Question is Nancy dash on holiday. I have just met her in the street. And options are once again before you. Now, my dear students, once again, a new exercise is coming on the screen. Grammar exercise, models of prohibition and lack of necessity. Here you have to use mustn't or needn't. Choose the correct answer, mustn't or needn't, and questions are before you. My dear students, this is all about exercises. I have shown you 3 exercises, and all these 3 exercises are based on multiple choice. In next video, I will come with exercises, 6 more exercises I'll give you, and answers will also be discussed. Till then, bye bye.